अगला सवाल यहाँ पर यूग्रो कैपिटल के बारे में है और ये सवाल है राजेश सुरेखा जी का। ये सोच रहे हैं कि मौजूदा भाव पे खरीदा जाए और 1 साल का नजरिया इनका है। अ, या शायद इन्होंने ताजा खरीदारी की है, 172 के भाव पे की है। ठीक है, तो यूग्रो कैपिटल अभी 172 के लेवल से 1 साल में किस तरह के रिटर्न दे सकता है? यूग्रो का प्राइस वॉल्यूम पैटर्न कहता है यू नो ग्रो। अभी तक तो ऐसा ही है, और जब तक ये पैटर्न आपका 190 वाला क्लियर नहीं होता है, यूग्रो का आप ग्रो ही निकाल दीजिए, यू भी निकाल दीजिए, ग्रो कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर ही ग्रोथ होगी। आई थिंक जरूर रिजल्ट का कुछ तो इशू है यहाँ पे। देखिए क्या इशू है। 14 टाइम्स स्मॉल। हाँ, ओके जी। देखिए, इनकी प्रॉब्लम तो बहुत क्लियर है कि इनके एनपीएस तो बढ़ रहे हैं और अभी और भी बढ़ने चाहिए। ये वाले में और भी बढ़ेंगे मुझे लगता है। तो ध्यान रखिएगा, हर इस चीज़ को आप गांठ बांध लें। किसी भी बैंक, एनबीएफसी या जो एमएफआई लेंडर्स होते हैं, जो स्मॉल लेंडर्स होते हैं, करते हैं, जो छोटे टिकट साइज़ की भी लेंडिंग करते हैं, अब या वैसे प्लेटफॉर्म वाले होते हैं, सबका बैरोमीटर उनका एसेट क्वालिटी है। क्या होता है कि जो माइक्रो फाइनेंस वाली लेंडिंग होती है ना, मोस्टली वो कोलैटरल उसमें कुछ होता नहीं है, छोटे-छोटा लोन देते हैं, 15-20 हज़ार वेजिटेबल वाले को दे देंगे, चप्पल वाले को दे देंगे, सबको देते हैं उसमें। उसमें आपका जो डिफ़ॉल्ट रेट होता है वो बहुत हाई होता है। तो जी, लेकिन ये इसमें क्या है, माइक्रो फाइनेंस में ये ये स्मॉल एमएसएमई लेंडिंग का सेगमेंट पर ज्यादा प्लेटफ़ॉर्म है। इनका फोकस एमएसएमई पर है, ना कि माइक्रो फाइनेंस। हाँ, नहीं मैं सारी चीज़ों को बता रहा हूँ कि जैसे जो-जो अलग-अलग टाइप के लेंडर्स हैं इसमें, जी। तो उन सब में आपके पास ये रिस्क रहता है, जो स्मॉल फाइनेंसिंग करते हैं, उसमें आपके डिफ़ॉल्ट रेट हाई रहेंगे। अब जितना, अब जैसे कॉर्पोरेट आप लेंडिंग करेंगे, तो कॉर्पोरेट लेंडिंग में आपका मार्जिन कम रहेगा, क्योंकि आप वहाँ पे बल्क लेंडिंग करते हैं। वहाँ पे आपका कॉन्सन्ट्रेशन रिस्क हाई रहेगा, लेकिन वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेट कम रहेगा। हाँ, एक बड़ा वाला डिफ़ॉल्ट करके कहीं इंडिया छोड़ के भाग जाता है, जैसे वैसा है तो अलग बात है। अदरवाइज़ उसमें आपका रिस्क कम है। अब रिटेल लेंडिंग जो करेगा, जैसे अब स्टेट बैंक वगैरह रिटेल लेंडिंग है, तो उसमें आपका रिस्क डाइवर्सिफ़ाई होता है। ये रिटेल लेंडिंग है। लेकिन जैसे ही आप एकदम छोटे-छोटे टुकड़ों में स्मॉल लेंडिंग में जाते हैं, स्मॉल बिज़नेसेस को लेंड करते हैं, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट रेट हाई होने के चांसेस तो रहते ही रहते हैं। तो ये रिस्क तो मुझे हमेशा ही लगता है कि इन सब में रहता है। दोनों चीज़ है कि जब टेलविंड आता है तो इनको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है, और जब हेडविंड आता है तो इन पे चोट भी ज़्यादा लगती है। अभी आने वाला समय तो टेलविंड का ही है, क्रेडिट ग्रोथ का ही है, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि इतना 9-10% का तो क्रेडिट ग्रोथ ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं होगा, मुझे लगता है 11-12% के रेंज में तो विथ गिवन लिक्विडिटी और रेट कट पहुँचना चाहिए 1 आध साल में, एक 1 साल के आसपास में। उसका बेनिफिशियरी ज़रूर होगा, लेकिन इन सब का बैरोमीटर मैं हमेशा एनपीएस ही रखता हूँ। तो फ़ोकस हमारा रखना चाहिए कि इनका प्रोविज़न कैसा चल रहा है, इनका एनपीए कैसा चल रहा है। बाकी क्रेडिट ग्रो कराना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप ज़बरदस्ती किसी को लोन दे दीजिए जाके, तो आपका क्रेडिट ग्रोथ हो जाएगा। पैसा वापस आएगा कि नहीं, वो बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज़ पैसा लेने में तो सब बड़ी खुशी-खुशी कोई भी लेता है, देता नहीं है ना, प्रॉब्लम होती है। दैट इज़ द मेन रिस्क इन दीज़ काइंड ऑफ बिज़नेस। तो जब इसका रिज़ल्ट आए तो फ़ोकल पॉइंट क्या होना चाहिए? फ़ोकल पॉइंट मेरे हिसाब से तो आपका एनपीए ही होना चाहिए रीड करने के लिए। वो ठीक है, तो सब ठीक रहेगा। और रही बात मार्जिन्स की, तो मार्जिन्स तो इस क्वार्टर में थोड़े कंप्रेस होके सबके आ रहे हैं, एंड दैट मीन फॉर द राइट रीज़न, बिकॉज़ लोन्स आपके रीप्राइस हो गए हैं लोअर। यही बैरोमीटर लेके जाइए, और अगर एसेट क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं होती है, तो फिर जैसे कंसोलिडेट कर रहा है वैसे ही करता रहेगा। लेकिन तेज़ होने के लिए 190 के पहले इसका कोई इंडिकेटर आपने नहीं बताया। अगर रिज़ल्ट अच्छा है, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव होती है, तो 190 वॉच करना चाहिए। वो निकलेगा तो फिर मार्केट ये रीड करेगा कि एसेट क्वालिटी एसेट क्वालिटी अब यहाँ से इम्प्रूव होगी।
जो एनपीएज आपके बढ़ रहे हैं वो नहीं बढ़े। जी, तो आने वाले नतीजों पे खास तौर पे नज़र रखनी पड़ेगी। उसके हिसाब से ही कोई नया फैसला करना चाहिए, क्योंकि एनपीए जो है वो पिछले कुछ तिमाहियों से लगातार ग्रॉस लेवल पे भी, नेट लेवल पे भी, दोनों तरीके से बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। लेकिन साथ में अगर आप इसको एक दूसरे नज़रिए से देखें कि काफ़ी अच्छा ग्रोथ हाल में रहा है। ठीक है, आप पिछले 12 महीने के हिसाब से देखेंगे तो शायद नहीं है उतना, फिर भी 20-22% है। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल, 5 साल इस तरह से देखें तो काफ़ी तेज़ ग्रोथ इस एनबीएफसी ने दिखाई है। उसके मुकाबले में अगर इसको आप देखें तो ये शायद 1 के आसपास के बुक वैल्यू पर ही मिल रहा है। तो वैल्यूएशन की चिंता उस तरह की नहीं है। तो सिंगल एक फैक्टर दिख रहा है कि भई आपका एनपीए बढ़ रहा है। अगर इस चिंता पर ज़रा भी बाज़ार को राहत मिली, तो क्या फिर इसका बहुत अच्छा सकारात्मक असर देखने को मिलेगा शेयर भाव पे? बस, बिल्कुल सही पॉइंट है, यही पॉइंट ही है। कंसर्न मेरा एसेट क्वालिटी के अलावा यहाँ कुछ नहीं है और जैसा मैं कह रहा हूँ राजीव जी कि सेक्टर में टेलविंड आएगा, तो अपने आप ही इनका लोन निकल जाएगा, ये तो बाँट देंगे। उसका ग्रोथ का इश्यू ही नहीं आएगा, कोई नहीं इश्यू आएगा। जी, लेकिन वो लोन वापस आएगा कि नहीं उसका इश्यू होगा और दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द एनपीए जो कि हमको वॉच करना है। सिंगल फैक्टर। तो क्या इसके चार्ट पे जो वेज पैटर्न बन रहा है, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि अगर नतीजों पे आपको एक पॉजिटिव सिग्नल मिला, तो आप 190 पार कर जाएँगे, इस वेज पैटर्न से ऊपर निकल जाएँगे और अगर कहीं कंसर्न बढ़ा, तो आप फिर नीचे के लेवल्स तोड़ेंगे और फिर वो आपके लिए ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इसमें बहुत-बहुत अजीब-अजीब चीज़ है जिसको मैं अभी तो शायद एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जिनके पास भी है, डिसिप्लिन के हिसाब से आप 2 चीज़ हमेशा बहुत ही क्लोज़ली वॉच कीजिए। वन इज़ 165। 165 के नीचे इसका क्लोज़ होने का मतलब ये रहेगा कि बहुत बड़ी तकलीफ़ में जा सकता है। मतलब वो तभी होगा जब रिज़ल्ट आपको बहुत बुरे तरीके से डिसअपॉइंट करे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 190 जो मैंने बोला व्हिच इज़ फाइन, उसके बाद मोमेंटम आएगा। इसका रियल चैलेंज मुझे लगता है 215 के आसपास आना शुरू होगा। 215 से 225 ये जो है ना रियल चैलेंज का ज़ोन होगा। वहाँ पे जस्ट इन केस अच्छे रिज़ल्ट आते भी हैं और ये वहाँ जाता भी है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि उस समय फिर आप मुझसे पूछिए। उस समय मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा इस चीज़ को बिकॉज़ अभी इतना ज़रूर है कि ठीक तो नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है इस चीज़ में। क्या गड़बड़ है मैं अभी तो जवाब नहीं दे पाऊँगा, रिज़ल्ट विल बी द आंसर। बट कुछ इसमें अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हैं व्हिच मे रिज़ल्ट इन जैसा डीमार्ट अभी हमने डिस्कस किया ना, ये हो सकता है कि ये 220-30 ऊपर में लंबे समय तक और यहीं 165 ये सब रेंज में लंबे समय तक रह जाए। मतलब अगेन सेम आंसर, वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज़रूरी है इनका एनपीए कंट्रोल में आना और अगर वो कंट्रोल में आएगा, ग्रोथ रेट तो बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्रूव हो ही जाएगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप एनपीएज़ या एसेट क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए आपने लेंडिंग ही बहुत टाइट कर दिया, जैसे एचडीएफसी बैंक करता है। तो फिर उसमें आपको लोन ग्रोथ भी कम दिखेगा। बट दैट इज़ फाइन, अगेन आई एम सेइंग दैट इज़ एब्सोल्यूटली फाइन। यू ग्रो कैपिटल का फोकल पॉइंट अगर मैं चला होता होता तो एट दिस जंक्शन मेरा फोकल पॉइंट ये होता कि 1.5 का जो एनपीए है यहाँ से बेस बन जाए और उसके बाद धीरे-धीरे 1.25, 1.3 ये सब रेंज में जाके कभी सेटल हो। जी।